गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं एक बार आपको लास्ट क्लास के टॉपिक्स रिकॉल करवा रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज आज हम एल्कीन से स्टार्ट करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स फैमिली हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली। आप लोगों को पता है हाइड्रोकार्बन्स में हमें एक एक करके 4 फैमिलीज के बारे में पढ़ना है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स एंड बेंजीन, बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। और इस रेस्पेक्ट में हम एल्केन्स ऑलरेडी कवर कर चुके थे। लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर बेस्ड टॉपिक करवाया था, कॉन्फॉर्मेशंस एंड प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन का आई होप आपको मीनिंग याद होगा। मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स में कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हर कार्बन के आसपास जो 4 बॉन्ड्स होते हैं वो टेट्राहेड्रली एट एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री प्लेस, एंड दिस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज अ 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको कभी भी एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन पे रिप्रेजेंट करना हो, तो एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन पे रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके जो होते हैं, अलग अलग मेथड्स जो होते हैं, those are called projections. So projections are the different ways of representing a 3-dimensional molecule over a 2-dimensional plane. और बहुत सारे प्रोजेक्शंस के बारे में आप आने वाले टाइम में और भी पढ़ोगे। अभी हमने सारे नहीं पढ़े, अभी मैंने सिर्फ वो 3 प्रोजेक्शंस आपको पढ़ाए जो आपको क्लास 11 में पढ़ने थे, द फिशर प्रोजेक्शंस, सॉहर्ट्स प्रोजेक्शंस एंड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन, जैसे एक बहुत कॉमन प्रोजेक्शन आप पढ़ोगे वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, वो भी पढ़ाया जाएगा, और भी प्रोजेक्शंस आएंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। Fisher projections are the straight line representations in which each angle around the carbon atom seems to be 90 degree. हर बॉन्ड परपेंडिकुलर देखने में नजर आता है, बट एक्चुअली परपेंडिकुलर होता नहीं है। एंगल तो एग्जैक्टली 109.5 डिग्री होते हैं, लेकिन एक प्लस की शेप में हम इस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि एंगल्स 90 डिग्री है। आपको फिशर प्रोजेक्शन को इस तरह से विजुअलाइज करना है कि कार्बन पे लगे हुए जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं, आपको इमेजिन करना है कि द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आर कमिंग अबव द प्लेन एंड द वर्टिकल बॉन्ड्स आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन। तो जैसे मीथेन का फिशर प्रोजेक्शन हमने इस तरह से बनाया था, तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी फिशर प्रोजेक्शंस में द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, अबव द प्लेन, एंड द वर्टिकल बॉन्ड्स आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन। ठीक है, आपको इस तरह से विजुअलाइज करना। इसके अलावा मैंने आपको सॉहर्ट्स प्रोजेक्शन बताया था। सॉहर्ट्स प्रोजेक्शन आर एक्चुअली द टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ मॉलिक्यूल, जिसमें हम एक्चुअली किसी भी कार्बन के आसपास एक टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन में कुछ एंगल तो देखने में लगते नहीं है 109.5 डिग्री। जैसे ये एंगल देखने में लग रहा है हाँ कि एग्जैक्टली 109.5 डिग्री होगा, दिस एंगल आल्सो सीम्स टू बी 109.5 डिग्री। ये एंगल देखने में कम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये भी उतना ही है। ये वाला जो बॉन्ड है ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये वाला बॉन्ड बोर्ड के बाहर आ रहा है, जस्ट लाइक द लेग्स ऑफ अ ट्राइपॉड। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में भी एंगल 109.5 डिग्री होगा, किसी भी दो के बीच में एंगल 109.5 डिग्री है। सो दीज आर कॉल्ड द टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशंस, और इस टाइप के डायग्राम्स को सॉहर्ट्स प्रोजेक्शंस कहते हैं। सॉहर्ट्स प्रोजेक्शन में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तो मीथेन है, अगर हमें इथेन बनाना हो तो इसके किसी एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा के कार्बन बना देंगे, और उस कार्बन पे एक इन्वर्टेड टेट्राहेड्रल बना देंगे, एंड सो ऑन। ऐसे ही जिगजैग मैनर में कार्बन कार्बन अटैच होते चले जाएंगे। लास्टली जो हमने पढ़ा था, जो हमें डिटेल में पढ़ना था, दैट वाज द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस वो होते हैं जहां पे किसी भी मॉलिक्यूल में चाहे कितने भी कार्बन प्रेजेंट हो, हम सिर्फ 2 कार्बन को एट अ टाइम कंसिडर करते हैं। ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया था, दैट सर्कल इज एन इमेजिनरी प्लेन। आपको इमेजिन करना है कि ये जो सर्कल रिप्रेजेंट करता है ये एक इमेजिनरी प्लेन है, एक कार्बन अबव दिस प्लेन इमेजिन करता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कार्बन बनाया था ना, वो कार्बन याद रखिएगा बोर्ड के प्लेन में नहीं है, दैट कार्बन इज अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और इसके बिल्कुल पीछे एक और कार्बन है इस कार्बन से कनेक्टेड, दैट इज बिहाइंड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड के प्लेन में क्या है, बोर्ड के प्लेन में ये सर्कल जो आपको दिखाया, ये जो सर्कल है ना, ये एक्चुअली बोर्ड का प्लेन। इससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है ऊपर वाला कार्बन, इससे थोड़ा सा पीछे जा रहा है पीछे वाला कार्बन, और इस ऊपर वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड्स लगे हुए हैं। अगर हम इथेन की बात करें तो ऊपर वाले कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन होते हैं, और इस कार्बन के बिल्कुल बिहाइंड एक और कार्बन है, और उस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, जो अगर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है तो आपको डिस्टिंक्टली बीच में से दिखाई दे। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन अंडर न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के अंदर भी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की, बिकॉज ऑफ द अलाउड रोटेशन बिटवीन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन का मतलब याद है ना, conformations are the different spatial arrangements of a projection which are possible due to the carbon allowed rotation between carbon carbon bond.
कई बार कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका एक ही प्रोजेक्शन अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है, और अगर एक प्रोजेक्शन को भी अलग अलग तरह से बना पा रहे हैं तो उसे कॉन्फॉर्मेशन। तो इथेन के केस में मैंने आपको एक तो ये प्रोजेक्शन बताया था, दिस वाज द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के अंडर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि सारे हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट होते हैं, रिपल्शन कम से कम होता है। लेकिन अगर इसी न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में पीछे के कार्बन पे लगे हुए 3 हाइड्रोजन, जो पीछे वाला कार्बन है उस पे लगे हुए 3 हाइड्रोजन को अगर आप 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन के पीछे हिडन हो, और अगर हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन के पीछे हिडन हो गए तो वो हो जाएगी इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन सबसे कम स्टेबल होती है, लीस्ट स्टेबल होती है, क्योंकि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे हिडन हो जाती है तो काफी क्लोज आने की वजह से थोड़ा सा हिंडर करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन कॉज करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। आपको याद है उन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का नाम क्या था? स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, SKEW. All the infinite possibilities between staggered and eclipse are called skew conformation. सही है? सो आप बताइए, यहां तक हमने सारी चीजें कंसिडर करी थी। इथेन का ही न्यूमैन्स प्रोजेक्शन आपके सिलेबस में है, लेकिन हमने जाते जाते प्रोपेन का भी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। बताइए किसी को कोई डाउट? एनीबडी जो ऑनलाइन है वो स्टूडेंट्स बताइए, किसी को कोई डाउट किसी टॉपिक में? नो डाउट सर। ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। So today we are going to start with alkenes. Alkenes बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी आप इस पोर्शन में पढ़ेंगे। So alkenes हेडिंग डाल, alkenes हमारा कंप्लीट हो गया, alkenes स्टार्ट कर रहे हैं। alkenes का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और ये तो आपको मालूम है एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो बेसिकली अभी हम सैचुरेटेड पढ़ रहे थे अब तक, अब हम अनसैचुरेटेड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशंस डिस्कस करेंगे, एंड देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस अंडर एल्कीन्स, और हम चारों ही प्रिपरेशंस आज कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रिपरेशंस हेडिंग का द फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। और फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स के आगे ना ब्रैकेट में लिख लीजिए डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ब्रैकेट में लिख लो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसकी थ्योरी लिखिए सब लोग। सब पहले मुझे बताइए, एल्काइल हैलाइड्स का मतलब सबको मालूम है? डू यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड? अग्रिम, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एल्काइल हैलाइड? या ये बता दीजिए कि एल्काइल हैलाइड को IUPAC नेम में क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। सब लोगों को याद होगा, इनका जनरल फॉर्मूला होता है RX, ठीक है? R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप और X कैन बी एनी हैलोजन। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो हम पहली प्रिपरेशन इन्हीं अल्काइल हैलाइड से देखने जा रहे हैं। लिखिए, when alkyl halides are treated with alcoholic KOH, अल्कोहलिक KOH के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस, then they undergo the alpha beta elimination, resulting in the formation of alkenes.
रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। देखिए एक चीज ध्यान से सुनिए, आप लोगों को ये याद है ना कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में जो ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसमें बताया था कि ऑर्गेनिक में 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन। याद है आपको एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते थे? एलिमिनेशन रिएक्शन इज द वन जिसमें हम सिर्फ कुछ रिमूव करते हैं, बदले में कुछ लगाते नहीं। अगर आप किसी कार्बन में से कुछ रिमूव करके बदले में कुछ और लगा भी देते हो तो उसे सब्स्टिट्यूशन बोलोगे, और अगर आप सिर्फ कुछ ऐड करते हो तो वो एडिशन है, लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ रिमूव करते हो तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आपको यह समझना है कि अगर हम किसी कार्बन पे से सिर्फ कुछ रिमूव करें और बदले में कुछ लगाए भी ना, तो उस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट नहीं रह जाएगी। हमने कुछ निकाल तो लिया लेकिन बदले में कुछ लगाया नहीं, तो फिर वैलेंसी कैसे पूरी होगी? कार्बन को 4 बॉन्ड तो बनाने होते हैं ना, तो 4 बॉन्ड तो पूरे करने ही पड़ेंगे हमें। तो कैसे करा जाता है ये एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप सब लोग मुझे बताइए, डू यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा? ये कार्बन के नाम होते हैं। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, क्या मालूम है आप लोगों को किन्हें कहते हैं? कितने लोगों को मालूम, बताना। ओके, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, डू दे नो द मीनिंग ऑफ अल्फा बीटा? मालूम है आप लोगों को? नो सर। देखो एक सेपरेट एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH2OH। IUPAC नेम क्या है इस कंपाउंड का, बताइए। दक्ष आप बताओ। नेमिंग में इतनी देर नहीं लगानी चाहिए आपको, देखते ही बताना चाहिए। अपेक्षा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, यू हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन। कार्बन कंटेनिंग फंक्शन की पोजीशन नहीं बताते, लेकिन नॉन कार्बन कंटेनिंग की तो बताते हैं, क्योंकि ये OH बीच वाले कार्बन पे भी तो हो सकता था, तब आप बोलते प्रोपेन 2 ऑल। सो अभी आपको बोलना पड़ेगा प्रोपेन 1 ऑल। IUPAC नंबरिंग के हिसाब से हम इस कार्बन को 1, 2 और 3 बोलेंगे, लेकिन कॉमन नेमिंग में क्या करा जाता है, फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट वाले कार्बन को, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा के एडजेसेंट वाले को बीटा बोलते हैं, फिर गामा बोलते हैं, फिर डेल्टा, थीटा एंड सो ऑन। आपको बहुत ज्यादा आगे तक याद नहीं रखना, सिर्फ 2 कार्बन याद रखिए, अल्फा किसे कहते हैं और बीटा किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा पूरे कंपाउंड में कोई भी ऐसा कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा के बराबर वाले को बीटा। दैट्स इट, बस इतना तो याद रहेगा ना आपको, ठीक है? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को से CH3 CH2Br, दिस इज ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड, इसे हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाएं। मैं आपको ये भी बता दूं, KOH भी ना 2 तरह से यूज करा जाता है रिएक्शंस में। एक होता है अल्कोहलिक KOH और एक होता है एक्वस KOH। एक्वस KOH इज द वन जिसमें हमने वाटर मिला है। एक्वस किसी भी चीज में तब लगा दिया जाता है जब कोई चीज पानी में मिली हुई होती है, ठीक है? तो एक्वस KOH भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्वस KOH नहीं लेना, अल्कोहलिक KOH लेना है। अल्कोहलिक KOH का मतलब है KOH हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, ठीक है? KOH को अल्कोहलिक मीडियम में डिसॉल्व कर रखा है। ये सब ना सॉल्वेंट होते हैं, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, इनफैक्ट ज्यादातर रिएक्शन किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके फिर चीजें आपस में रिएक्ट करती है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो देखो आप सब लोगों को मालूम है कि KOH एक बेस होता है, सबको मालूम होगा ना, NaOH, KOH, ये अल्कलीज होते हैं, अल्कलीज आर द सॉल्युबल बेसेस। तो KOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एंड क्या आप ये मानते हैं कि बेस इज समथिंग व्हिच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, व्हिच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर एसिड? बेस वो होता है जिसमें एसिड के लिए एक अट्रैक्शन होता है, एसिड के लिए एक एफिनिटी होती है, मानते हो ना? ठीक है, बेस में एसिड के लिए एक अट्रैक्शन होता है। तो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और इसमें एसिड के लिए एक अट्रैक्शन है, तो ये क्या करेगा, इस अल्काइल हैलाइड में से एसिड निकालने की कोशिश करेगा। ये बेस है, इट वांट्स टू रिएक्ट विद एन एसिड, तो ये क्या करेगा, इसमें से एसिड निकालने की कोशिश करेगा। अब इसमें से एसिड कैसे निकलेगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखो इसके अल्फा कार्बन पे से Br निकल जाएगा, ठीक है? अल्फा पे से Br निकल जाएगा और बीटा कार्बन पे से एक H निकल जाएगा। तो कलेक्टिवली क्या निकल गया, HBr। और क्या HBr एक एसिड होता है? जैसे HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे HBr इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो ये KOH क्या करेगा, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर एसिड, तो ये अल्फा पे से Br और बीटा पे से H, HBr निकाले। अब जब एक चीज अल्फा पे से निकली, एक चीज बीटा पे से निकली,
तो अल्फा और बीटा दोनों की एक वैलेंसी कम हो गई, तो दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को पूरा कर लेंगे। सही है, तो बेसिकली क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाए। अब देखो जब यहां से Br निकल गया तो यहां पे सिर्फ CH2 बचा, ये CH3 था, इसमें से एक H निकल गया तो ये भी CH2 बचा, तो दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बना के वैलेंसी। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है कुछ निकालना, लेकिन ये हमेशा याद रखो जब भी एलिमिनेशन करी जाती है एक कार्बन पे से नहीं करी जाती। अगर एक ही कार्बन पे से एलिमिनेशन करोगे तो वैलेंसी कैसे पूरी करोगे, आपको एक उसके बराबर वाले पे से भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट दोनों डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी तो पूरी कर लें। तो एलिमिनेशन हमेशा दो कार्बन पे से होती है, ताकि वो दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को पूरा कर सके। एलिमिनेशन ऑलवेज रिजल्ट इन अनसैचुरेशन, जब भी एलिमिनेशन करोगे तो प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड मिलेगा, क्योंकि एलिमिनेशन करने की वजह से कार्बन कार्बन को आपस में पाई बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी, तो अनसैचुरेशन आ जाए। ठीक है, अब पहले बताओ, सब लोग अभी नोट नहीं करना, बताइए ये समझ में आया कि इससे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कैसे बन गया, अल्फा पे से हाइड्रोजन निकला, बीटा पे से हाइड्रोजन निकला, तो कार्बन कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना के इथीन बना लिया। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट वुड बी द साइड प्रोडक्ट, यहाँ पे प्लस करके क्या लिखेंगे साथ में, सब लोग बताओ क्या लिखेंगे, क्या निकला था यहां से, तो क्या हमें HBr लिखना चाहिए, नहीं। देखो ये याद रखिए कि KOH इज अ बेस, और बेस जब यहां से एसिड निकालेगा तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेगा। ठीक है, दैट बेस विल रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो आपको मिलेगा KBr प्लस H2। दैट KOH विल रिएक्ट विद HBr टू प्रोड्यूस KBr प्लस H2। सही है, तो इसे बोलते हैं, देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, सब लोग बताइए मुझे, जो ऑनलाइन है वो भी बताइएगा, अल्फा कार्बन पे से क्या निकला, Br जनरल नेम बोल, Br की जगह Cl भी हो सकता था, फ्लोरीन भी हो सकता था, क्या निकला अल्फा पे से, Halogen हैलोजन, अल्फा पे से हैलोजन, बीटा पे से हाइड्रोजन निकला। दैट्स व्हाई आप ये नाम पढ़िए, डीहाइड्रोहैलोजनेशन, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन का निकलना इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजनेशन। तो इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहैलोजनेशन क्यों बोलते हैं, समझ गए ना, क्योंकि एक हैलोजन निकलता है एक हाइड्रोजन निकलता है, और अल्फा और बीटा आपस में डबल बॉन्ड बना के एल्कीन बना। ये आपको प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी इसमें कुछ और भी समझना है, पहले आप ये नोट करिए। अमेश, अंजलि, अंश, अर्नव, क्लियर है आप लोगों को ये? यस सर। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूं, एक एल्काइल हैलाइड बनाऊंगा, उसको अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेट करके आपको मुझे प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। ट्राई कीजिएगा, CH3 CH2 CH, ये देखिए दिस इज द रिएक्टेंट, इसको हमें अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाना है। सबसे पहले तो मुझे इस रिएक्टेंट का नाम बताइए, क्या लिया है हमने ये रिएक्टेंट, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है ना, जैसे ये अल्काइल हैलाइड था, ये भी अल्काइल हैलाइड है, क्या है ये, दिस इज 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन, करिए इसे अल्कोहलिक KOH से, और मुझसे कुछ पूछिएगा नहीं, अपने आप ट्राई करो एक बार। जिन्हें भी डाउट है, जिनसे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है या समझ में नहीं आ रहा, वो हैंड रेस कर दीजिएगा, और जो कुछ भी बना पा रहे हैं एक बार ट्राई जरूर करें।
किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। हो गया प्रोडक्ट बना? कृपया बताओ आईयूपीएसी नेम। डिसाइड कर लो आराम से, और सब भी करिए। एक सिंगल हैंड भी रेज नहीं हुआ, क्या किसी को भी डाउट नहीं है? खुशी, माधव, परिणी, रितिका, श्रेया, वंश, किसी को डाउट? यशस्वी, ओके। अंजलि आपको डाउट है? एनीबडी एल्स? अखिला, अनुरिमा, हो गया? Yes, sir. रोहित आपने Sir, करा? trying. ओके, करा। आईयूपीएसी नेम बताइए, आप भी बताइए। देखिए दे कैन बी सर्टेन अल्काइल हैलाइड्स, कुछ अल्काइल हैलाइड ऐसे हो सकती हैं जिनमें से एलिमिनेशन की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एलिमिनेशन की दो पॉसिबिलिटीज थी, बिकॉज यहाँ पे दो बीटा कार्बन थे। अल्फा कार्बन तो इसे बोलेंगे जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, अल्फा के एडजेसेंट वाले को बीटा बोलते हैं। तो बेसिकली ये भी बीटा हुआ और ये भी बीटा हुआ, क्योंकि दोनों ही एडजेसेंट है। सो लेट दिस बी बीटा एंड दिस बी बीटा डैश। अब आप देखिए मैं आपको समझाने के लिए इसे इस तरह से बना रहा हूं, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि आप भी एरो ऐसे ही बनाएं। देखते हैं बीटा से एलिमिनेशन होने पे क्या बनेगा और बीटा डैश से एलिमिनेशन होने पे क्या बनेगा। अल्फा पे से तो हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं, कौन से वाले बीटा पे से हाइड्रोजन निकलेगा? डिपेंडिंग अपॉन दैट दो अलग अलग एल्कीन्स बन सकते हैं। देखिए अगर हम सबसे पहले बीटा वाला केस कंसीडर करते हैं, ये वाला, अगर इस अल्फा पे से Br और इसके लेफ्ट वाले कार्बन पे से H निकलता है तो यहां आएगा डबल बॉन्ड बीच में, वो बनेगा ब्यूटूइन, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। लेकिन अगर इस अल्फा पे से Br और इसके राइट वाले बीटा पे से H निकलता है तो यहां आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, तो वो बनेगा ब्यूटवानीन। पहले तो सब लोग बताइए दो पॉसिबिलिटीज समझ में आई कि नहीं है? देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, क्योंकि अल्कोहलिक KOH एसिड निकालता है और यहां पे उसे एसिड निकालने के दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, दोनों तरह से एसिड निकालेगा। अल्फा पे से हैलोजन और लेफ्ट वाले बीटा पे से H तो ब्यूटूइन मिलेगा, और अल्फा पे से हैलोजन राइट वाले बीटा डैश पे से H तो ब्यूटवानीन मिलेगा। तो एक्चुअली जहां पे भी एलिमिनेशन की दो पॉसिबिलिटीज होंगी वहां पे प्रोडक्ट तो दोनों ही मिलेंगे। अगर किसी ने एक प्रोडक्ट बनाया ना तो प्लस करके दूसरा भी बना लीजिए, जरूरी नहीं है ऐसा ही एरो बनाए, आप एक नॉर्मल एरो बना के प्लस करके दोनों प्रोडक्ट लिख लीजिए। लेकिन यू हैव टू डिसाइड कि क्या दोनों प्रोडक्ट बराबर बराबर मिलेंगे या कोई एक मेजर और एक माइनर होगा, ठीक है? तो याद रखिएगा जहां पे भी एलिमिनेशन की एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है वहां पे डेफिनेटली कोई एक एल्कीन मेजर होता है और दूसरा माइनर होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ठीक है? अभी तो मैं आपको बता देता हूं कि ब्यूटूइन इज मेजर, दोनों बनाइए प्लस करके, और ब्यूटूइन के नीचे मेजर लिखिए और ब्यूटवानीन माइनर लिखिए। फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे पता चलता है मेजर और माइनर का कौन सा। पहले तो सब लोग ये बताइए दो पॉसिबिलिटीज समझ में आ गई सब लोगों को? देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन। यस सर, क्लियर। ओके अंजलि आपको क्लियर है? आपने हैंड रेज करा था, डाउट? Yes, sir. ओके तो आप देखिए जब भी कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड आपके सामने आए जिसमें से एलिमिनेशन की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन पा रहे हो, तो आप सारे ही प्रोडक्ट बनाएंगे, बट अल्टीमेटली आपको मेंशन जरूर करना होगा एग्जाम में कि कौन सा मेजर वाला मेंशन करना जरूरी है। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे पता चलता है उसके लिए आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा। इसके नीचे एक रूल हेडिंग डालिए, सेडजेफ्स रूल, SAYTZEFF'. सेडजेफ्स रूल। हाँ वो तो साइड प्रोडक्ट है ही। वो देखो मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी, ऑर्गेनिक में हमारे लिए ये एडवांटेज हमेशा रहती है कि एक तो बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, आप अनबैलेंस इक्वेशन भी लिख सकते हो, दूसरा साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखोगे तो डजंट मैटर, ठीक है? आप लिखना चाहो लिख दो KBr plus H2O,
लेकिन अगर आप नहीं भी लिख रहे तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि हम एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें एल्कीन बनता हुआ दिखा रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बनी है, डेफिनेटली वो बना दो, नहीं भी बनाओगे तो आपके टीचर मार्क्स नहीं कटेंगे। समझ रहे हैं आप? तो सेट्स रूल की डेफिनेशन लिखो। whenever the elimination is possible in two ways, whenever the elimination is possible in two ways, elimination is possible in two ways, then that alkene is obtained as the major product. That alkene is obtained as the major product which is more alkylated या alkylated के आगे स्लैश डाल के branched, which is more alkylated or more branched. किसी का मिस तो नहीं हुआ? लिखा सबने? मैं इसका मीनिंग समझाता हूं। लिखा? Whenever the elimination is possible in two ways, then that alkene is obtained as a major product which is more alkylated या more branched. लेकिन इस बात का मतलब क्या है? देखो, जब भी आपके सामने मल्टीपल एल्कीन्स हो ना और आपको डिसाइड करना हो कि इनमें से कौन सा मेजर बनेगा, तो आप रफ में एक काम करिएगा। रफ में, फेयर में मत करना, जहां पे आपने रिएक्शन करा हो वहां मत करना। रफ में आप एक काम करना कि दोनों कंपाउंड जो आपने बनाए हैं उनके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो पोर्शन है ना, उसे एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज करना। इधर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एक बॉक्स में एनक्लोज कर लिया, इधर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एक बॉक्स में एनक्लोज कर लिया। सिर्फ उतना पोर्शन जो दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं उसे एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दो, और फिर ये देखो कि किस बॉक्स में से मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बाहर निकल रहे हैं एज अ ब्रांच, किस बॉक्स में से मोर ब्रांचिंग बाहर निकल रही है। जो डबली बॉन्डेड कार्बन ज्यादा ब्रांच्ड होंगे, ज्यादा एल्काइल ग्रुप जिनमें से बाहर निकल रहे होंगे, वही मेजर होता है। ठीक है, नीचे वाले बॉक्स में से सिर्फ एक तरफ एक एल्काइल ग्रुप निकल रहा है, एथाइल, एक ही ब्रांचिंग निकल रही है। लेकिन इस बॉक्स में से एक राइट में भी ब्रांच निकल रही है, एक लेफ्ट में भी ब्रांच निकल रही है, तो ये मोर एल्काइलेटेड है। मोर एल्काइलेटेड मतलब मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स निकल रहे हैं या मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग निकल रही है। तो ऐसे एल्कीन मेजर प्रोडक्ट की तरह बनते हैं जो मोर एल्काइलेटेड होते हैं, मोर ब्रांच्ड। बताइए, सेट्स रूल समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सेम नहीं निकलेंगे ना, सेम तो फिर एक सिमेट्रिक, फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी। समझ रहे हो? तो बताइए, ये क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सेट्स रूल कोई डाउट तो नहीं है? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो बताएं। नो डाउट। यश, श्रेया, ओके, चलिए। तो ये थी हमारी पहली प्रिपरेशन। देखिए, इसके अंदर भी बहुत सारी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आती हैं, लेकिन आपको सब कुछ अभी नहीं करना। कुछ चीजें 12th में भी करवाई जाएंगी, इसकी और डिटेल्स, इसके मैकेनिज्म्स, जैसे ये हमने रूल तो पढ़ लिया, लेकिन इस रूल का भी क्या लॉजिक, क्यों ऐसा भी, इसका भी तो एक क्वेश्चन ये भी तो राइज होता है कि यही वाला एल्कीन मेजर क्यों मिलेगा, मोर एल्काइलेटेड वाला, लेस एल्काइलेटेड वाला मेजर क्यों नहीं मिल सकता? तो फिर उसके भी रीजंस आएंगे, लेकिन वो आपको 12th में पढ़ने हैं, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यस तेजल? अगर 3 कार्बन वाला चेन है, उसमें बीच वाले में है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि दोनों साइड होगा, लेकिन एक साइड थोड़ी बड़ी चेन होगी और एक साइड छोटी चेन होगी। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम तो दोनों तरफ अलग अलग होंगे ना। बीच वाले में अगर देखो, आप मेरे को बताओ क्या बनाओगे यहाँ पे? 3 कार्बन के अल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, 3 कार्बन में तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगे ही नहीं ना, तो सर एक ही पॉसिबिलिटी होगी। अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूं तो यहाँ तो 2 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे नहीं। आप मुझे बताओ, यहां से भी यार, यहां से H निकालोगे, डबल बॉन्ड आएगा, प्रोपीन मिलेगा, प्रोप वनीन बोल लो चाहे, या यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, बात तो एक ही है ना। आप मुझे बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ये, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है या ये एक ही? इसी को मैंने पलट के रख दिया तो ऐसा नजर आए, तो सेम ही तो है ये, ठीक है ना। लेकिन वो सेम नहीं, उसको पलट के रखने पे वो ऐसा ही नजर आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज नहीं, जहां पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी होंगी आपको सेट्स रूल से पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन, second preparation is from alcohols.
फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। ये रिएक्शन आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये भी पिछले वाले से ही रिलेटेड है। यहां पे भी प्रीवियस रिएक्शन की तरह एलिमिनेशन ही हो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ अल्फा बीटा। लिखिए, when alcohols are treated with concentrated H2SO4, alcohols are treated with concentrated H2SO4, then they undergo dehydration. Then they undergo dehydration, resulting in the formation of alkenes. सब लोग बताइए, क्या आप सब लोगों ने कभी सुना है या पढ़ा है कि concentrated H2SO4 is a very strong dehydrating agent? सुनिए ये बात या नहीं? आज पहली बार सुन नहीं? सब लोग बताइए, बाकी सब जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, have you ever heard this कि concentrated H2SO4 is a very strong dehydrating agent? Yes, sir. Concentrated H2SO4 वाटर को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है चीजों में से। वाटर को जो भी चीज निकाल ले हम उसे बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, सो देखिए ध्यान से, कोई भी अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH और इसे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं। जस्ट हीट का सिंबल बनाना है। हीट के लिए टेम्परेचर की वैल्यू क्या है वो अभी आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप किसी भी अल्कोहल को हीट करेंगे तो अल्फा पे से OH और बीटा पे से H, यहां से OH और यहां से H, यानी कि वाटर निकला H2O। ठीक है, और जब यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो ये एल्कीन बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें साथ में वाटर ही दिखाएंगे। ठीक है, तो वो H2O निकल, तो सिंपल रिएक्शन है यहाँ। और यहाँ पे भी वैसा ही होगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा अल्कोहल आ जाए जहां पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो तो अगेन द सेम थिंग, आपको उसी रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा कि कौन सा मेजर मिलेगा कौन सा माइनर। ऊपर वाला रिएक्शन नोट करिए और नीचे वाला अपने आप करिए। नीचे वाले रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उनके IUPAC नेम लिखिएगा। Kritika, Best and Ritika, tell me the IUPAC name of the minor product. माइनर प्रोडक्ट का मुझे IUPAC नेम बताइए, कृतिका एंड रितिका।
Butene. माइनर का नाम बता रहे हैं आप, ब्यूटीन, कृतिका, Yes, sir. और मेजर का The butene. ब्यूथ्रीन। दोबारा चेक करो कृतिका। सर कृतिका माइनर बताओ। सर माइनर का ब्यूट 1 इन होगा और मेजर का ब्यूट 2 इन। एग्जैक्टली, माइनर विल बी ब्यूट 1 एंड मेजर विल बी ब्यूट 2। ठीक है, देखो रितिका, अगर आपको कोई डाउट है तो दिस इज अल्फा, एंड अगेन वही वाला सेम केस है, बीटा और बीटा डैश। अगर हम लेफ्ट वाले बीटा पे से H निकालते हैं तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सॉरी CH3 प्लस एक ये बीटा डैश वाली पॉसिबिलिटी देखिए, अल्फा पे से OH और बीटा डैश पे से H, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा ब्यूट 1E। और अगेन रितिका आप ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन को एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज करते हैं तो इसमें से दोनों तरफ ब्रांचिंग निकली हुई है, तो ये मोर एल्काइडेटेड एल्कीन है, इसलिए ब्यूट 2इन मेजर होगा। सेड्जर्स रूल तो सब जगह लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो एल्काइल हैलाइड वाले रिएक्शन पे ही लगेगा, किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन पे जहां भी आप एलिमिनेशन करोगे और वहां एलिमिनेशन की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी, वहां सेड्जर्स रूल के अकॉर्डिंग मेजर एंड माइनर डिसाइड करेगा। सही है, सो ये प्रिपरेशन भी क्लियर। और रितिका आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ओके, बाकी सब लोगों ने भी कर लिया था, कोई डाउट तो नहीं है? रिजू, माही, कोई डाउट? चलिए, सो दिस वाज द सेकंड प्रिपरेशन। एक रिएक्शन और करवाता हूं सेकंड प्रिपरेशन का आपको, आप एक बार ट्राई कर देखो प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। लेट अस टेक दिस अल्कोहल और इसे concentrated H2SO4 से रिएक्ट करवाओ। कैन एनीबॉडी टेल मी द नेम ऑफ दिस अल्कोहल? सब लोग बताइए, क्या नाम है इसका? कोई बता सकता है? सुना, ऑडिबल नहीं हो आप, दोबारा बोलिए। अकेला देखिए, अगर ये फिनॉल है तो फिर ये अल्कोहल नहीं होता। अल्कोहल अलग चीज होती है और फिनॉल अलग चीज होती है। फिनॉल तब बोलते हैं जब बेंजीन रिंग होती है, अंदर डबल बॉन्ड होती है, ये बेंजीन नहीं है, दिस इज नॉट बेंजीन। कोई भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखकर ये मत सोचा करो वो बेंजीन है। बेंजीन में तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं ना। अकेला दोबारा बोलिए इसका नाम। Yes, sir. एक मिनट। कितने कार्बन है इस रिंग में? और जब 6 कार्बन साइक्लिकली जुड़ जाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं उसे। सो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। सो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। ट्राई करो जरा, इसका रिएक्शन कर पा रहे हो? क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर हम इसमें अल्कोहल की पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि एक ही है ना। देखो अक्षिता, देखिए एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा अक्षिता ने कि हम इसे साइक्लोहेक्सेनॉल बोले या साइक्लोहेक्सेन 1-ऑल बोले। आप सब लोग बताइए, क्या हमें 1 बोलना चाहिए? अक्षिता आप मुझे ये बताओ कि अगर ये OH ऊपर ना लगाओ के यहां लगा होता तो मैं यहीं से काउंटिंग कर देता, तभी ये 1 पे ही माना जाता। अगर ये OH मैं यहां लगा दूं तो मैं यहीं से काउंटिंग कर दूंगा। जब रिंग पे एक ही OH तो आपको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, वो 1 पे ही होगा ना, क्योंकि आप हर बार काउंटिंग वहीं से करोगे। साइक्लोहेक्सेनॉल, हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए 2 OH तो अब आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, क्योंकि एक ये भी हो सकता था साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल, एक 1,4 भी हो सकता था। ठीक है, तो 2 में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आएंगे, एक 1,2 हो सकता है, एक 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, लेकिन 1 वाला तो हमेशा 1 ही होगा ना। मतलब आप कहीं पे भी लगा दो वो 1 पे ही रहेगा, तो 1 बताने की जरूरत नहीं है। अक्षता, इज इट क्लियर? यस सर। मतलब ये हमारे पास ऑप्शन थोड़ी ना होता है कि हम कैसे देना चाहते हैं, एक ही तरीका है, जो सही है वो बताइए। मुझे बनने वाले प्रोडक्ट का नेम बता दो, कौन बता सकता है? Whatever the product we are going to obtain, tell me the name. Okay, अकेला। Anybody else? देखिए आपको पता है, सब लोग बोर्ड पे देखो, जिसको भी डाउट हो रहा है
ये कार्बन तो अल्फा कार्बन है ना जिसपे OH लगा हुआ है ऊपर, ये अल्फा लिखा है मैंने, दिस इज अल्फा, और अल्फा के बराबर ये और ये दोनों तरफ बीटा है। लेट अस कंसीडर दिस। कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है इस कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे या नहीं होंगे? कितने? 2 हाइड्रोजन होंगे, CH2 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 CH2, और यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि बदले में एक OH भी लगा दिया। तो देखिए यहां से OH निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन ये बनेगा। बताइए कोई डाउट है तो? ना बताओ, वो भी यही होगी, उसे पलट के रख दोगे, ठीक है ना, तो बनेगा वही। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है सबको ये रिएक्शन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यशस्वी, दीक्षा, राज्ञा, शुभगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's move on to the third preparation. थर्ड प्रिपरेशन बहुत सिंपल, बहुत इजी सी प्रिपरेशन है, लेकिन उसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, एक नई चीज का नाम सिखाया जाएगा। एक हेडिंग डालिए, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स, VICINAL, विसिनल डाइहैलाइड्स लिखिए। When vicinal dihalides are treated with zinc, when vicinal dihalides are treated with zinc, then they undergo dehalogenation, पूरा वन वर्ड है ये, dehalogenation, to produce alkenes. सबने लिखा? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लीजिए। When vicinal dihalides are treated with zinc, then they undergo dehalogenation to produce alkenes. इससे पहले मैं आपको रिएक्शन समझाऊं, मैं आपको यह बताता हूं कि विसिनल वर्ड का मतलब क्या होता है। विसिनल डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड तो नाम से पता चल रहा है ना, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन लगे हों इज अ डाइहैलाइड। 3 लगा दें तो ट्राइहैलाइड हो जाता है, 4 लगा दें तो टेट्रा हो जाता है। तो 2 हैलोजन का एक साथ होना इज कॉल्ड डाइहैलाइड। लेकिन डाइहैलाइड्स भी 2 तरह के हो सकते हैं, विसिनल एंड जेमिनल। देखिए ये रिएक्शन नहीं बता रहा हूं मैं, ये पहले मैं विसिनल का मतलब बता रहा हूं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहले देखो। टेल मी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दोनों पे BR लगाओ। रचित आप बताओ। मीथेन बना लो। अर्पित आप ही बताइए, ध्रुव आप ही बताइए। छोटा सा नाम पूछा है, देखते ही पता चल जाता है। आप बताओ त्रिशा। 1,2-डाइब्रोमोइथेन, बिल्कुल सही बताया। दिस इज 1,2-डाइब्रोमोइथेन, 2 कार्बन है ना, इथेन। ठीक है, अभी मैं आपसे एक और पूछता हूं। अब आपको पैटर्न तो समझ में आ गया ना, तो ये वाला बताओ। बताओ रचित। जोर से बोलो, पहले डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को बता रहे हो? पहले तो हाँ तो ठीक है, बोले कर लो। बोलो ना, बोलो। 2-डाइब्रोमोइथेन। देखिए 1
2 1 2, यहाँ पे दोनों ही 1 पे लगे हुए हैं ना, तो 1 1 डायब्रोमो ईथेन और ये 1 2 डायब्रोमो ईथेन। अब आप बताइए कि पोजीशन बतानी चाहिए या बस सिंपली बोल दें डायब्रोमो ईथेन? पता कैसे चलेगा कौन सा वाला बोल रहे हो? डायब्रोमो बोल दोगे तो वो भी डायब्रोमो है, ये भी डायब्रोमो है, सो वो 1 1 है और ये 1 2, सही है। डाइहैलाइड वो भी है और डाइहैलाइड ये भी है, लेकिन याद रखिएगा जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे हो तो इसे बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड, और जब दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलाइड्स लगे हो तो इसे बोलते हैं विसिनल, विसिनल डाई। और ये सिर्फ हैलोजन के लिए नहीं होता, ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। मतलब अगर यहाँ पे OH OH लगा होता है ना दोनों पे, तो आप इसे बोलते हैं विसिनल डायऑल, और एक ही कार्बन पे दो OH होते बोलते हैं जेमिनल डायऑल। तो जेमिनल और विसिनल प्रीफिक्सेस हैं, ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप में यूज हो सकती हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कार्बन पे दो बार लगा हुआ है तो वो जेमिनल हो जाएगा, और दो एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है तो वो विसिनल हो जाएगा। क्लियर है? विसिनल और जेमिनल का मतलब आगे भी आ सकता है दूसरी जगह पे। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं सब लोग बताइए, इज इट क्लियर विसिनल और जेमिनल का मतलब क्या होता है? यस सर क्लियर यस है। सर क्लियर है। एज एन एग्जांपल ये दोनों ड्रॉ कर लीजिए, इनके नीचे लिख लीजिए विसिनल कौन सा वाला है, जेमिनल कौन सा वाला है। ये चीजें बहुत सिंपल है, मतलब आप दोबारा देखोगे तो आपको देखते ही याद आ जाएगा कि विसिनल का क्या मतलब बताया था। दो एडजेसेंट कार्बन पे जब फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं तो उन्हें हम विसिनल बोलते हैं, और एक ही कार्बन पे दोनों लगे होते हैं तो उसे हम जेमिनल बोलते हैं। हमें ये प्रिपरेशन जो करनी है ना, जो हम एल्कीन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो हम विसिनल से करने जा रहे हैं। अब मैं आपको रिएक्शन बताता हूं, ये नोट करा, मिटा दूं ये। देखो यही वाला ले लेते हैं, विसिनल डाइहैलाइड को आपको बस जिंक के साथ रिएक्ट करवाना है। एरो पे कुछ नहीं लिखना, Zn लिखना है बस, ना कोई हीट ना कोई टेम्परेचर ना। जब भी आप किसी विसिनल डाइहैलाइड को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो डीहैलोजिनेशन, जिंक क्या करेगा, यहां से भी Br निकाल लेगा, यहां से भी Br निकाल लेगा और जिंक ब्रोमाइड बना लेगा, ZnBr। और जब दोनों कार्बन पे से Br निकलेगा तो दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना के बिवेलेंसी पूरी कर लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए अगर आपको याद है सबसे पहला रिएक्शन एक पे से हैलोजन और एक पे से हाइड्रोजन निकला था, वो डीहाइड्रोहैलोजनेशन था, लेकिन यहां तो दोनों पे से हैलोजन निकला है तो डीहैलोजनेशन बोल रहे हैं इसे, सही है। दिस इज आल्सो एन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट करा आपने, बदले में कुछ लगाया नहीं, ये नोट करिए। सिंपल रिएक्शन सबको समझ में आ गया? अब लास्ट प्रिपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है लास्ट प्रिपरेशन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइंस के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए बाय सेलेक्टिव रिडक्शन, सेलेक्टिव रिडक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहले आप इसकी थ्योरी लिखिए। when alkynes are reduced with hydrogen in presence of, alkynes are reduced with hydrogen in presence of nickel, platinum और पैलेडियम as a catalyst, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, NiPt और Pd, इन तीनों में से कोई एक लेना है, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम as a catalyst, then they are completely reduced, to alkanes, alkenes नहीं बोल रहा हूं, alkanes बोल रहा हूं, ठीक है। however when alkynes are selected
selectively reduced, when alkynes are selectively reduced in presence of palladium and charcoal, palladium and charcoal, palladium and charcoal, then cis alkenes are obtained. Cis alkenes, CIS, cis alkenes are obtained but upon reduction in presence of sodium and liquid ammonia, reduction in presence of sodium and liquid ammonia, trans alkenes are obtained. Trans alkenes are obtained. नेक्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन लिख लीजिए, cis and trans are the isomeric forms of alkenes. Are the isomeric forms of alkenes. Cis and trans are the isomeric forms of alkenes. रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप साथ में नोट नहीं करेंगे, पहले सिर्फ देखेंगे समझेंगे. देखिए, लेट अस कंसीडर दिस एल्काइन. इस एल्काइन का नाम बताइए. इतनी देर मत लगाया करो, मेरे लिखने से पहले बता दिया. ब्यूट-2-आइन. दिस इज ब्यूट-2-आइन. ठीक है, हमें इसका रिडक्शन करना है. रिडक्शन के 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास. रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, सो सबसे पहले ये वाला केस, अगर हम इसको हाइड्रोजन से रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इन तीनों में से कोई एक लेना है और हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करेंगे, तो ये तीनों ऐसे कैटलिस्ट हैं कि ये दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दें. ये यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई है ना, तो दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे. दोनों पाई बॉन्ड टूट गए तो दोनों कार्बन की 2-2 वैलेंसीज कम हो जाएंगी. तो देखिए, आपने 4 हाइड्रोजन ले रखे हैं, 2 हाइड्रोजन इस पे आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस पे आ जाएंगे और ये बन जाएगा एल्केन. CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3. इसे बोलेंगे कंप्लीट रिडक्शन. मतलब आपने पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया, बिल्कुल भी अनसैचुरेशन नहीं छोड़ी, आपने जितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते थे सब कर दिया. तो यह है एक तरह का कंप्लीट रिडक्शन. लेकिन हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा रिडक्शन करते हैं कि पार्शियल रिडक्शन होता, एक पाई बॉन्ड टूटता, एक बचा रह जाता, तो उसे हम फिर एल्कीन पे रोक सकते थे हम रिएक्शन को. समझ रहे हैं? अगर हम किसी तरह से ऐसा करें कि एक पाई बॉन्ड टूट जाए, एक एक एच ऐड हो जाए, दूसरा वाला ना टूटे, तो उसे हम बोलेंगे कंट्रोल्ड रिडक्शन. मतलब हमने कंट्रोल करा रिडक्शन. ठीक है, या पार्शियल रिडक्शन भी बोल सकते हो कि आपने अधूरा रिडक्शन करा, पूरा रिडक्शन नहीं करा. सही है. सो उसके लिए फिर आपके पास ये दोनों ऑप्शन. ये पैलेडियम, देखो सिर्फ पैलेडियम तो करता है कंप्लीट रिडक्शन, लेकिन पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल ये करता है पार्शियल रिडक्शन. सही है. यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा आपको. अगर आप पैलेडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट लेते हैं और इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं, ये आप पहले सुनिएगा, मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा. तो ये एक ऐसा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में इन दोनों ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे सेम डायरेक्शन से H अप्रोच करेगा. मतलब ये जो H है ना, इस कार्बन पे भी ऊपर से अटैक करेगा और इस कार्बन पे भी ऊपर से अटैक करेगा. तो आपको ये जो पैटर्न मिलेगा ना, ये ऐसा मिलेगा, HCCH3 डबल बॉन्ड CHCH3. अब देखो, ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन रह जाएंगे. जब यहां से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इस पे आ जाएगा, एक H इस पे आ जाएगा, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रह जाएगा. तो दोनों H सेम डायरेक्शन से आए, ये भी ऊपर से आया, ये भी ऊपर से आया. जो मिथाइल था वो मैंने थोड़ा नीचे की तरफ दिखा दिया. ठीक है, इसका नाम है ब्यूट-2-ईन, लेकिन इसको बोलेंगे सिस आइसोमर. सिस आइसोमर है. सिस क्यों बोल रहे हैं मैं बताऊंगा. लेकिन जब आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करते हो,
तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन पे H ऊपर से अप्रोच करता है लेकिन दूसरे कार्बन पे H नीचे से अप्रोच करता है। तो आपको जो पैटर्न मिलेगा ना वो इस तरह का मिलेगा, HCCH3 डबल बॉन्ड CCH3H। अब देखिए आमने सामने H लगे, समझ रहे हो आप इस चीज, है ये भी वही चीज। इवन दिस इज ब्यूटुइन, ये भी ब्यूटुइन है, 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है ब्यूटुइन, ये भी ब्यूटुइन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स। सिस आइसोमर हम तब नाम देते हैं व्हेन द टू ग्रुप्स attached over the doubly bonded carbon atom are on the same side. When the two groups attached over the doubly bonded carbon atoms are aligned on the same side, तो हम उसे बोलते हैं cis. But when the two groups attached over the doubly bonded carbon atoms are aligned on the opposite side, तो हम उसे बोलते हैं trans. ये एक दूसरे के आइसोमर है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो ये याद रखिएगा, इसे हम सेलेक्टिव रिडक्शन बोलते हैं, कि हम सेलेक्टिवली अपनी चॉइस के हिसाब से जो एल्कीन बनाना चाहते हैं हम अकॉर्डिंगली वही वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। अगर आपको सिस आइसोमर बनाना है तो आपको पैलेडियम चारकोल से पार्शियल रिडक्शन करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रांस आइसोमर बनाना है तो आपको सोडियम लिक्विड अमोनिया से पार्शियल रिडक्शन करना पड़ेगा। और अगर आप ये लेते हैं कंप्लीट रिडक्शन तो फिर तो इसमें एल्केन बन जाएगा, आप इसे एल्कीन पे रोक ही नहीं सकते। तो अभी हम एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको वैसे तो यही दोनों रिएक्शन नोट करने चाहिए, लेकिन कंपैरेटिव पर्पस के लिए आप बीच वाला भी नोट कर लीजिए, तीनों नोट करिए। सिस और ट्रांस का मतलब समझ में आया? आप सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, एल्कीन्स में इस तरह का आइसोमेरिज्म देखा जाता है। बताइए इस रिएक्शन से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में, कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताइए। आर्यन, खुशी, प्रिया, कोई डाउट? वंश? नो सर। ठीक है, तो आज आप लोग इतना कर लीजिए, हमने एल्कीन्स की प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली हैं। इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। Otherwise, next class we will start with the chemical properties of alkenes. Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening.